सेक्शन 7 एक थोड़ा सा रह रहा है, पहले वो कंप्लीट करेंगे। किसका है सेक्शन 7? इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। और सेक्शन 8 है सेक्शन 8 कंपनी। किसका है सेक्शन 8? ठीक है, इसको भी अपन पूरा करेंगे। बाहर सामने देखो मेरी तरफ। पहले हमने 3 किसका पढ़ा? फॉर्मेशन का। 4 किसका पढ़ा? मेमोरेंडम। 5 किसका पढ़ा? आर्टिकल। 6 किसका पढ़ा? एक्ट टू ओवरराइड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। एक्ट, मेमोरेंडम और आर्टिकल को ओवरराइड, ये सब बता दिया अपन ने, रिकॉल भी कर लिया। आज से 7 से रिवीजन करेंगे अब जब भी करेंगे अपन लोग, ठीक है। 6 तक आपको लर्न हो जाना चाहिए अच्छे से। अब 7 इनकॉर्पोरेशन, मैंने पॉइंट पॉइंट में 8 पॉइंट मार्क करवाए थे आपको आपकी बुक के हिसाब से। इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट होता है 2.11 से। कहाँ से स्टार्ट होता है? 2.11 में सबसे पहले शॉर्ट स्टेप्स थी। शॉर्ट स्टेप क्या थी? पहले कंपनी डिटरमाइन करो, नेचर कौन सा रहेगा, प्राइवेट कंपनी के पब्लिक कंपनी। उसके बाद आप लोगों को नाम रिजर्व करना है। पहली स्टेप हमेशा नाम रिजर्व करनी होती है, लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ नाम रिजर्व करने से पहले आप अपने बैक हैंड पे डॉक्यूमेंट बना लो, क्योंकि नाम कितने दिन के लिए रिजर्व होगा? ओनली 20 डेज। 20 दिन में अगर आपने मेमोरेंडम सही से नहीं बनाया, आर्टिकल सही से नहीं बनाया, सीए ने साइन नहीं किए, सीए ने कंप्लायंस रिपोर्ट साइन नहीं करी, कुछ भी हुआ तो 20 दिन में वो नाम की एप्लीकेशन लैप्स हो जाएगी। फिर अगले 20 दिन उसको और बढ़ानी है तो पेनल्टी के साथ बढ़ानी पड़ेगी। ये भी बता दिया था, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, समझ गए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने नेचर डिसाइड करना है, प्राइवेट के पब्लिक। फिर नाम रिजर्व करना है। नाम रिजर्व करने के बाद क्या करना है? मेमोरेंडम आर्टिकल ड्राफ्ट करने हैं, फिर उसे फाइल करने हैं। ड्राफ्ट फाइल, 2 अलग अलग स्टेप है, ड्राफ्ट करने, फाइल करने। फिर कंसेंट लेनी है, किसकी? फर्स्ट डायरेक्टर की, ठीक है, फर्स्ट डायरेक्टर की कंसेंट लेनी है। फिर डिक्लेरेशन सबमिट करना है, ठीक है। फिर स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे करनी है। फिर हमें आरसी मिल जाएगी और सिन नंबर मिल जाएगा। क्लियर है? ये शॉर्ट स्टेप। अब इसको डिटेल में भी पढ़ा। पहले नंबर पे अपन लोगों ने पढ़ा कि पहले आप लोगों को क्या पढ़ना है? डॉक्यूमेंट और ये सब चीजें रजिस्ट्रार को फाइल करनी पड़ती है। कौन से रजिस्ट्रार को? जहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, जहां पर आपका, अगर मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, मैंने बोला था जयपुर में, भीलवाड़ा में, कोटा में, जोधपुर में, तो मेरा आरओसी राजस्थान का रहेगा। और इसीलिए उस समय बता दिया था कि रजिस्टर्ड ऑफिस आपकी जुरिस्डिक्शन डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है? जुरिस्डिक्शन, ठीक है बच्चों। फिर पॉइंट नंबर 2 में पढ़ा है मैंने आपको, साइन करने डॉक्यूमेंट्स मेमोरेंडम बनाते हो। मेमोरेंडम और आर्टिकल के साथ ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? सब्सक्राइबर का नाम, पता, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, फिर उसका थंब इम्प्रेशन अगर वो अनपढ़ है तो, अदरवाइज साइन। लेकिन अभी इसमें डिजिटल सिग्नेचर कंपलसरी हो गया है, तो सब्सक्राइबर के क्या लगेंगे? डिजिटल सिग्नेचर। फिर बॉडी कॉर्पोरेट है तो डायरेक्टर की डिटेल लगेगी, एलएलपी है तो पार्टनर की डिटेल लगेगी। और अगर आपका जो सब्सक्राइबर है वो फॉरेन का है तो उसे नोटरी भी करवाना पड़ेगा। ये सब बातें मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दी है। सेकंड हो गया। थर्ड पॉइंट में मैंने आपको बताया जो भी आपके प्रोफेशनल है, सीएस, उनसे डिक्लेरेशन लगेगी। वो क्या डिक्लेरेशन देंगे? कि एज पर बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज ऑल द फॉर्मेलिटीज एंड कंप्लायंस ऑफ दिस एक्ट हैव बीन मेड, ठीक है। आपने सारी फॉर्मेलिटीज वगैरह सब सही करी है, ऐसा सीएस एडवोकेट अपने लेटर हेड पे लिख के देंगे और वो डिक्लेरेशन आपको फाइल करनी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन है। चौथी डिक्लेरेशन कौन फाइल करेंगे? सब्सक्राइबर और फर्स्ट डायरेक्टर। क्या? जो अभी इसने बताया नवली ने, क्या डिक्लेरेशन फाइल करेंगे वो लोग? कि हमने फॉर्मेशन में कोई भी तरह का फ्रॉड नहीं किया, वी आर नॉट फाउंड गिल्टी ऑफ फ्रॉड, वी आर नॉट फाउंड गिल्टी ऑफ मिसफीजेंस, हमने फ्रॉड नहीं किया, मिसफीजेंस नहीं किया, कोई भी गड़बड़ घटोले नहीं किए हैं पिछले 5 साल। ये हम खुद फाइल कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई झूठ थोड़ी बोलेगा नहीं मैंने किए हैं, लेकिन आपको ये डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है। भले आप उसमें यही लिख के तो हमने कुछ भी डिफॉल्ट नहीं किया है, स्टिल आपको करना पड़ेगा। फिर फर्स्ट डायरेक्टर पर्टिकुलर, इसमें एक नई चीज जुड़ जाएगी, डिन नंबर। क्या जुड़ जाएगा? बाकी सब उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उनका नाम, पता, एड्रेस, सरनेम, फादर नेम, मदर नेम, ये सब बेसिक डिटेल आपको पढ़नी है। ये भी लास्ट क्लास में कर लिया था। 7 पॉइंट में मैंने आपको बताया था आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सर्टिफिकेट ऑफ। और 8 पॉइंट में बताया था आपको सिन नंबर भी मिल जाएगा, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। और इसमें एक मेन बात बताई थी। अब 9 पॉइंट पे आ जाओ। 9 से आज बात करनी है। 9 क्या बेटा? GLL कहाँ है? 2.15 पे लिखा हुआ था क्या? नेम ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट एंड कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर ऑफ द कंपनी एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट इफ एनी, GLN। पता नहीं यार बेटा, देखना पड़ेगा। ये शायद कोई इंडस्ट्री से रिलेटेड नंबर होगा, तो कोई मैन्युफैक्चरिंग में होंगे तो कोई लाइसेंस मिलता होगा तो GLN नंबर बोलते होंगे उसे। फिर भी मैं देख के बता दूंगा एक बार तुम्हें, ठीक है। अब एक बात और, अब 9 से आते हैं, मेंटेनेंस। 8 पॉइंट। आप भी नहीं आए थे कल, वीडियो नहीं देखी आपने भी, ठीक है। ये लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है तुम लोगों को, ठीक है। छोटे बच्चे नहीं हो, बार बार समझाऊंगा। 5 बार इससे पहले बता चुका हूँ, अब 6ठी बार है ना, मैं स्ट्रिक्ट एक्शन लूँगा। या तो मैं ऐप पे से हटा दूंगा तुम लोगों को जब तुम्हें देखनी नहीं है तो,
अब 50 बार बोल दिया है, अगर छुट्टी करो वीडियो देखकर ही आना है। और तुम अगर अगली बार नहीं देखोगे फिर देखना मैं क्या एक्शन लेता हूं। नाइन्थ, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। आपको ये सारे बुक्स ऑफ अकाउंट लाइफ टाइम मेंटेन करने हैं। आगे चल के जितनी भी चीजें बताऊंगा ना वो 8 साल मेंटेन होंगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन में आपने जितने भी डॉक्यूमेंट दिए, जैसे एक आपने CA/CS का डिक्लेरेशन दिया, एक आपने सब्सक्राइबर की डिटेल दी, मेमोरेंडम आर्टिकल तो खैर दिए ही आपने, ये जितने भी डॉक्यूमेंट आपने फाइल करे हैं ना वहाँ पे, RC तो आप लाइफ टाइम रखोगे ही सही, RC तो मैं फाड़ के थोड़ी फेंकूंगा 8 साल बाद, RC तो रखूंगा मैं, लेकिन जो डॉक्यूमेंट मैंने फाइल किए थे वो भी मुझे लाइफ टाइम मेंटेन करने हैं। पढ़ो, कंपनी मेंटेन एंड प्रिजर्व द कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट ओरिजिनली फाइल्ड टू रजिस्टर ऑफिस टिल द डिसोल्यूशन तक आपको मेंटेन करने हैं। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं, 10th पॉइंट। अगर आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन फर्निश करी है तो क्या होगा? 10th पॉइंट, फॉल्स इंफॉर्मेशन। अब सुनो, 10, 11 ये दोनों फॉल्स इंफॉर्मेशन के हैं, तो अपन इसको एक ही पॉइंट दे रहे हैं 10, एक साथ पढ़ेंगे 10A और 10B। मेरी तरफ देखो, 10 में ये बोला है कि इफ एनी पर्सन से शुरू होती लाइन, एनी पर्सन, और 10B में साफ साफ बोलेगा डायरेक्टर सब्सक्राइबर, तो मतलब वहां पे जो पेनल्टी लगेगी वो डायरेक्टर और सब्सक्राइबर पे लगेगी और यहाँ किसी पे भी लगेगी, एनी पर्सन से शुरू होता है। तो 10A क्या बोलता है कि इफ एनी पर्सन फाइल फॉल्स और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, आप कभी भी फॉल्स या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन फाइल करोगे, गलत सुलत इंफॉर्मेशन फाइल करोगे, तो आपके ऊपर सेक्शन 447 लग जाएगा जो फ्रॉड का है। अब अभी तक आपने फाउंडेशन में भी 447 का एक आध बार रेफरेंस आया था और यहाँ भी आया है। अब आप अगले चैप्टर में 447 क्या लिखा हुआ है वो चैप्टर 3 में समझा देगा। ये करोड़ों में पेनल्टी है, 7 साल की जेल है, जितने का फ्रॉड किया उसका दुगना पेनल्टी है, ऐसा सब लिखा हुआ है 447 में। तो 447 आपको आगे समझा देगा। 447 आपके कोर्स में नहीं है क्योंकि 148 तक ही आपके कोर्स में है, लेकिन 447 का रेफरेंस बार बार आएगा, इसलिए वो समझा देगा कि क्या होता है। तो एनी पर्सन जिसने भी फॉल्स और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन फाइल करी है, एनी पर्सन, तो इसमें CA भी आ गया, एनी पर्सन से शुरू हो रहा है, और अगले वाले में डायरेक्टर और वो स्पेसिफाई करेगा, लेकिन ये कैसे शुरू हो रहा है, अंडरलाइन करो, डब्बे में लो, एनी पर्सन को डब्बे में लो। एनी पर्सन जो फॉल्स और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देता है, मटीरियल इंफॉर्मेशन को सरपास करता है, छुपाता है, ऑफ विच ही इज अवेयर, जिसके बारे में उसको जानकारी थी, फिर लास्ट टिक कर लो, शैल बी लायबल फॉर फ्रॉड अंडर 447। बस जो लास्ट में बोला वो टिक करना, मतलब जो जो वर्ड मैंने बोले वो टिक करना। देखो क्या टिक करना है, इफ एनी पर्सन फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ विच ही इज अवेयर लायबल फॉर 447, फिर आप पूरा फ्रेम कर लोगे। आगे बोला भी है 447 को आगे चैप्टर 3 में समझाएगा। कहाँ समझाएगा? चैप्टर 3 में। तो बच्चों ये बहुत भारी सेक्शन है, कह रहा है कि जिसने भी फॉल्स और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, जैसे CA ने भी फाइल कर दी, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप जब भी किसी डॉक्यूमेंट को साइन करो तो उसको देखो, परखो और फिर साइन करो, ठीक है। एक आपको बताया था, सुना भी होगा आपने कि 2017 में जब ये CA सिलेबस पूरा चेंज हुआ था, तो उसके इनॉग्रेशन में, ठीक है, मोदी जी एज अ चीफ गेस्ट आए थे ICI के एक फंक्शन में, तो उन्होंने ये लाइन बोली थी कि भाई CA के साइन की वैल्यू एक प्रधानमंत्री के साइन के वैल्यू से भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ही रियली मीन इट, ठीक है। तो वो कह रहे थे इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि वाकई में आपके साइन की बहुत वैल्यू है, एंड ग्रेट पावर्स कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। तो अगर आपके साइन की इतनी पावर है तो आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी है कि आप अलाल झलल कहीं पे भी ऐसे अपने साइन मत मारो, डॉक्यूमेंट्स को चेक करो बराबर, नहीं तो आपके ऊपर भी 447 की लायबिलिटी आ सकती है। लेकिन इसमें एक बात बोली है कि जिसने भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन साइन करी है ऑफ विच ही इज अवेयर, तो CA अगर ये प्रूफ कर दे कि जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन मैंने साइन करी है उसके बारे में मैं अवेयर नहीं था, मुझे भी नहीं पता था ये फॉल्स है, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज मुझे तो सही लग रहा था, तो फिर अलग बात है। बट अगर उसको पता है कि ये गलत है और फिर भी वो साइन कर रहा है, और ये पता है और नहीं पता है क्या ही पूरा खेल होता है, क्या आपको पता था या नहीं पता था, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ रूल क्या है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, इनोसेंट, ठीक है। लेकिन अभी जो पॉलिटिकल हालात है हमारे देश में वो ऐसे बना दिए गए हैं कि गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, ठीक है। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जेल चला जाता है, ठीक है, गिल्टी
until proven innocent। अभी तो तू गिल्टी है साले, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान है हमारी मीडिया का, ठीक है। वो कहते हैं तुम कर्म करो हम कांड बना देंगे, ठीक है, तो पिक्चर बना देंगे तुम्हारी, ठीक है। तो बस एक हमें एक पॉइंट दे दो बस तुम, ठीक है। तो अब सीए को या किसी भी बंदे को बचना है कि मेरे से गलती नहीं हुई है, तो वो इस वर्ड का फायदा उठा सकता है, ही इज अवेयर, कि मैं अवेयर नहीं था। चलो आगे आओ। अब भैया ऐसा कहते हैं कि जो इमारत की नींव ही कमज़ोर हो वो इमारत भी मजबूत कैसे रहेगी। तो अगर आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन फाइल करके कोई कंपनी खोली है, मतलब आपने इंसेप्शन पे ही झूठ बोल दिया, स्टार्टिंग पॉइंट में ही झूठ बोल दिया, सालों खुल जाने देते, उसके बाद जीएसटी की हेराफेरी करते, इनकम टैक्स की हेराफेरी करते, समझ में आता, खुलते ही डॉक्यूमेंट ही गलत फाइल करें, ठीक है, तो आपकी कंपनी अब ख़त्म है। अगर वो नहीं खुली तो खुलेगी भी नहीं, पहले बात करी थी, ठीक है। और आपका ऑर्डर, आपका केस चला जाएगा ट्रिब्यूनल के पास। किसके पास? ट्रिब्यूनल जो भी ऑर्डर देगा आपको बाइंडिंग होगा, आपको मानना पड़ेगा। ट्रिब्यूनल किस किस तरह के ऑर्डर दे सकता है? आपकी कंपनी को वाइंड अप करवा सकता है, सारे मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड कर सकता है, ठीक है। आपको बोल सकता है मेमोरेंडम आर्टिकल दोबारा बना के लाओ, ठीक है। सब लोगों पे 447 लगा सकता है, जिन्होंने फ्रॉड किया है वो तो लगेगा ही, ठीक है। नेम हटाने को बोल सकता है कि आप अपना नाम चेंज कर लो। ऐसे कुछ भी तरह के ऑर्डर ट्रिब्यूनल पास कर सकता है। लेकिन एक बात बार बार बोलता हूँ, ओ हमारे प्रेम, ट्रिब्यूनल, हाँ हाँ मिक्स मत करो। अब देखो, कर लो क्या बोल रहा था यार, हाँ यार तेरे को कैसे पता यार। तो जब भी आपकी कंपनी को कोई भी ऑर्डर ट्रिब्यूनल पास करेगा तो आपको एक बार अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर देगा, सुनवाई का अंतिम होगा। ये हर जगह लिखा हुआ है। ट्रिब्यूनल कभी भी बायस्ड ऑर्डर और हर बड़ाहट में एक तरफा ऑर्डर कभी भी पास नहीं करेगा, ठीक है। मैंने आपको फाउंडेशन में भी बोला था कि फांसी की भी सज़ा सुनाते हैं तो एक बार आपकी अंतिम इच्छा पूछते हैं, मान्य होती है तो पूरी भी करते हैं, ठीक है। बोल दे फांसी मत दो, ठीक है, यही अंतिम इच्छा है, ठीक है। तो ये तो कैसे है, लेकिन अगर कुछ ऐसी वैलिड होती है तो पूरी करते हैं वो लोग। तो फांसी में भी आपसे पूछ रहे एक बार कि लास्ट क्या करना है आपको, तो फिर यहाँ पे तो आपको अभी प्रूफ भी नहीं हुआ कि आप गिल्टी हो कि नहीं हो। तो वो जो भी ऑर्डर सुनाएगा आपसे एक बार जरूर पूछेगा कि अब आपका क्या कहना है। ये कह रहे हैं सारे डॉक्यूमेंट गलत है, सब फॉल्स है, अब आपका क्या कहना है। तो एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड जरूर दिया जाएगा। पढ़ो। एनी टाइम आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग, अगर प्रूव हो गया कि आपके फॉल्स इन्फॉर्मेशन थे, मटीरियल फैक्ट को सप्रेस किया था, तो द प्रमोटर अंडरलाइन करो, फर्स्ट डायरेक्टर अंडरलाइन करो और मेकिंग डिक्लेरेशन अंडरलाइन करो। 447 में लाइबल है, स्पेसिफाई किया ना इन्होंने। और वो सेक्शन कैसे शुरू हो रहा था? एनी पर्सन। सेक्शन तो खैर एक ही चल रहा है, ये सब किस में चल रहा है? 7 में ही चल रहा है। सब सेक्शन अलग अलग है, चल तो सब किस में रहा है? 7 में। तो वहां क्या लिखा होता है? एनी पर्सन, और यहाँ स्पेसिफाई किया हुआ है किस किस के ऊपर लगेगी? डायरेक्टर पे, प्रमोटर पे, क्योंकि कंपनी स्टार्ट हो चुकी है तो डायरेक्टर भी धरा ही ना आएगा, प्रमोटर भी धरा आएगा। वहां पे अभी कंपनी स्टार्ट नहीं हुई थी, तो एनी पर्सन, जो भी लोग पीछे से जुड़े हुए थे बैक हैंड पे, सबके सब क्या लग जाएगा? 447। यहाँ इन पे ही लगेगा बस। आगे आओ लास्ट। अब आपकी कंपनी का ऑर्डर ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, ट्रिब्यूनल क्या ऑर्डर देगा नीचे वो टिक करो। ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट द सिचुएशन वारंट इन रिस्पॉन्स टू एप्लीकेशन, आपको एप्लीकेशन दी गई थी ट्रिब्यूनल को, उसके हिसाब से ट्रिब्यूनल को ये लग रहा है तो वो ये ऑर्डर पास करेगा एज इट में डीम्स फिट। क्या ऑर्डर? मैनेजमेंट को चेंज करो, लाइबिलिटी अनलिमिटेड कर दो, नाम रजिस्टर और कंपनी में से हटा दो, कंपनी को वाइंड अप कर दो, इस तरह का कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है। लेकिन जो भी ऑर्डर पास करेगा शेल गिव एन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, आपको सुनवाई का अंतिम मौका जरूर दिया जाएगा। समझे मेरे बच्चों? ये आपका 7 कंप्लीट हुआ। क्या कंप्लीट हुआ? 7। अब 8, 9, 10 तो छोटे छोटे से सेक्शन है, वो पढ़ते हैं अपन। पहले 8 पढ़ेंगे। किसका है 8? तो नाम ही किसका है? सेक्शन 8 कंपनी। पुराने वाले एक्ट में ये सेक्शन 25 कंपनी था, उधर जो एनपीओ का सेक्शन था नॉन प्रॉफिट का वो 25 था, तो उसको सेक्शन 25 कंपनी बोलते थे। ये 8 है तो इसको 8 कंपनी बोलते हैं, सेक्शन 8 कंपनी। सुनो मेरी तरफ देखो, पहले पूरा पढ़ेंगे अच्छे से फिर रीड करेंगे। यहाँ देखो, सेक्शन 8 कंपनी ये बोलता है कि कोई भी कंपनी जो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए खुलती है,
किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए खुलती है। वो ऑब्जेक्ट हेल्थ हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, ठीक है। अब वो एजुकेशन में भी ये फैला फैला के बोलता है साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ठीक है, बिजनेस। बिजनेस, अच्छा बिजनेस सब्जेक्ट बोल दिए, बिजनेस तो करना ही नहीं है इनको, ठीक है। अब इनको जो भी इस तरह के प्रोजेक्ट को सस्टेन करने के लिए खुली है कि इन प्रोजेक्ट को हमें प्रमोट करना है, इनके लिए हमें काम करना है, तो ये वो सेक्शन 8 कंपनी है। अब इनके ऊपर दो सबसे बड़ा बार है, रेस्ट्रिक्शंस है। पहला, ये अपने मेंबर्स को डिविडेंड नहीं दे सकते, और ये अपना प्रॉफिट सिर्फ अपने ऑब्जेक्ट पे ही अप्लाई करेंगे, कहीं और अप्लाई। ये दो सबसे बड़ी बड़ी रेस्ट्रिक्शंस है किस पे? सेक्शन 8 कंपनी पे। ये दो रेस्ट्रिक्शंस आपको लाइफ टाइम, आप जब तक जिंदा रहोगे, आपकी कंपनी जब तक जिंदा रहेगी, तब तक आपको ये दो चीजें करनी ही। ये दोनों से अगर आप हटे जरा सा भी, तो आपका सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभी तक क्या बोला? ये किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए खुलती है, और इनके ऊपर दो बार्स होते हैं, दो रेस्ट्रिक्शंस होती है, दो प्रोहिबिशंस होती है। क्या प्रोहिबिशन? दे कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड टू मेंबर्स, एंड दे हैव टू अप्लाई ऑल द सरप्लस फंड व्हिच दे हैव जनरेटेड इन टुवर्ड्स देयर ऑब्जेक्ट और टुवर्ड्स द प्रमोशन ऑफ देयर ऑब्जेक्ट। इनको अपना सारा फंड कहाँ अप्लाई करना है? अपने ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए। पीछे सुन रहे हो भाई तीनों? अब इसका प्रोसेस सुन लो थोड़ा सा। अभी मैंने सोच लिया कि मेरे को एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को प्रमोट करना है, स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है, मैंने एक स्पोर्ट्स की एकेडमी डाली, तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एक लाइसेंस लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी ये पावर रीजनल डायरेक्टर को दे रखी है, तो मैं रीजनल डायरेक्टर के पास जाऊँगा और उनको बोलूँगा मेरे को एक कोटा में स्पोर्ट्स अकेडमी डालनी है और स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है। अच्छा, इसमें अगर फिर मेरे को 12AA का सर्टिफिकेट मिल गया इनकम टैक्स से, तो फिर मेरे पर टैक्स भी नहीं लगेगा। तो बहुत मुश्किल से मिलता है इनकम टैक्स वाले 12AA का सर्टिफिकेट, याद रखना, मुझसे सर बताएंगे तुम्हें। तो 12AA का सर्टिफिकेट अगर मिल जाएगा तो इनकम टैक्स की भी छूट मिल जाएगी मुझे, ठीक है। खैर वो एक अलग चीज़ है। अब यहाँ पे आप लोग गए और आपने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट से कि मुझे सेक्शन 8 कंपनी खोलनी है स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। तो सेक्शन 8 कंपनी खोलने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे लाइसेंस देगी, तो मेरे ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस और कंडीशंस लगाएगी, ऐसे करना, ऐसे मत करना, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, फलाना ढिमकड़ा सब कुछ। और वो देने के बाद मुझे लाइसेंस दिया जाएगा, और कई बार बिना कंडीशन के भी लाइसेंस दे दिया जाता है। जैसे मेरा पेपर इतना साफ सुथरा हो और काम इतना क्लीन हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है तो दे दो ना यार, ये काम, ये लाइसेंस तो हमने 3-4 लोगों को और भी दे रखा है, बस वही तो काम ये भी करेगा, दे दो। तो बिना कंडीशन के भी मिल सकता है, कंडीशन के साथ भी मिल सकता है। कंडीशन के साथ मिलेगा तो सारी कंडीशंस मुझे फुलफिल करनी पड़ेगी। अब एक बार वो लाइसेंस मेरे हाथ में आ गया तो मैं सेक्शन 8 कंपनी बन गया। अब चल रही है मेरी सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी ना तो आगे नाम के आगे प्राइवेट लगाएगी ना पब्लिक लगाएगी, मतलब ना लिमिटेड लगाएगी ना प्राइवेट लिमिटेड लगाएगी, लेकिन उसके ऑब्लिगेशन पब्लिक कंपनी के लगेंगे। मतलब उसे कोई डॉक्यूमेंट वगैरह साइन करना हो, कुछ करना हो, तो उसे ट्रीट कैसे किया जाएगा? एक पब्लिक कंपनी की तरह, लेकिन लगाना कुछ भी नहीं। इस लाइन का मतलब भी समझना तुम। जैसे मुझे अपने नाम के आगे प्राइवेट भी नहीं लगाना, पब्लिक भी नहीं लगाना, तब नाम प्राइवेट हूँ ना पब्लिक हूँ। अब कहीं पे लिखा हुआ ये डॉक्यूमेंट प्राइवेट कंपनी को फाइल करना है, तो मैं करूँ? बोलो नहीं, मैं तो ना प्राइवेट हूँ ना पब्लिक हूँ। ये डॉक्यूमेंट पब्लिक कंपनी को फाइल करना है, आप करोगे? नहीं, मैं तो ना प्राइवेट हूँ ना पब्लिक हूँ, ठीक है। तो आपके ऊपर तो कोई प्रोविजन ही नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, तो इसलिए आपको बोला गया है कि प्रोविजन लगाने के लिए आप पब्लिक हो, वैसे आपको लगाना नहीं है नाम के आगे कुछ भी। समझ में आया ना? ये पॉइंट समझ में आया तुम लोगों को? अब एक बार आपकी कंपनी खुल गई, चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, लेकिन अगर आपने जो कंडीशंस दी गई थी वो फुलफिल नहीं की, या आपने अपने ऑब्जेक्ट के अलावा कहीं और पैसा लगा दिया, या मेंबर को डिविडेंड दे दिया, 2, या फिर आपने पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में कोई काम किया, 3, तो आपका सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। क्या बोल रहा था मैं तुम्हें? रिवोक हो गया था। तो अगर आपने 3 काम किए तो रिवोक हो जाएगा। कब? या तो आपने पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम किया, या आपने कंडीशंस फुलफिल नहीं की, या जो चीज़ प्रोहिबिटेड है वो कर दी। क्या प्रोहिबिटेड है? या तो अपने मेंबर को डिविडेंड दे दिया, या ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड जाके पैसा लगा दिया। तो अगर ये सारे कांड आपने किए तो आपका सेक्शन 8 का लाइसेंस रिवोक। वंस लाइसेंस हैज बीन रिवोक्ड, एक बार लाइसेंस रिवोक हो गया तो फिर ट्रिब्यूनल आपको कुछ ऑर्डर देगी, जैसे उधर दिए थे। क्या ऑर्डर देगी? एक तो वो आपको बोलेगी कि आप अपने नाम के आगे प्राइवेट या पब्लिक लगा के एक नॉर्मल कंपनी की तरह काम करो, या फिर वो ऑर्डर देगी कि नहीं, आप तो कंपनी को वाइंड अप कर लो, बंद करो, आप तो आपने
चीज़ें तोड़ी है, आप काबिल नहीं हो काम करने के, बंद करो आप, तो वाइंड अप। ये आपको बोला जाएगा कि किसी और कंपनी के साथ अमालगमेट हो जाओ विच इज़ हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट, जिसका ऑब्जेक्ट यही हो। तो उस समय एक एग्जांपल दिया था आपको मैंने कि ऐसे तरह के ट्रिब्यूनल क्यों ऑर्डर देती होगी अमालगमेट करने के, तो वो एग्जांपल रिपीट कर देता हूँ कि अभी जैसे सपोज करो मैंने अभी कहा मैं कोई स्पोर्ट्स की अकेडमी चला रहा हूँ, अब उस स्पोर्ट्स की अकेडमी में 500 बच्चे हैं, उन 500 बच्चों में ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि बहुत सारे बच्चे राजस्थान के लिए सिलेक्ट हुए हैं, बहुत सारे बच्चे इंडिया के लिए सिलेक्ट हुए हैं, IPL खेल रहे हैं। तो मेरी अकेडमी बहुत एक अच्छी नामी गिरामी अकेडमी है, बहुत सारे इसमें बहुत सारे लोगों का स्टेक लगा हुआ है। लेकिन मेरे से कुछ गलती हो गई, मैनेजमेंट में मैं था, मैंने ऑब्जेक्ट के अलावा कहीं और पैसा लगा दिया, मैंने अपने मेंबर्स को डिविडेंड दे दिया, जो भी मैंने कहा पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम किया, कोई रिश्वत ले ली, रिश्वत लेके कुछ बच्चों को आगे पहुंचा दिया, इससे कुछ बच्चों का नुकसान हुआ, इस तरह का मैंने कुछ भी किया और ये बात ट्रिब्यूनल को पता चल गई। अब उनको ये लगा कि यार इसके कंपनी अगर इसका ये सेक्शन 8 कंपनी बंद कर देंगे तो ये जो 1000 बच्चे यहाँ पे इनका भी नुकसान होगा, और ये 1000 बच्चों में से मतलब कुछ बच्चे आगे सेलेक्ट भी हो सकते होंगे, और ये है और ये अच्छे लेवल पे काम भी कर रहे हैं, बंद कर देने से तो फिर इनका नुकसान होगा। तो वो मुझे बोलेंगे कि अब नाउ अ कंपनी हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट, जिसका यही ऑब्जेक्ट है, जो भी स्पोर्ट्स अकेडमी चला रहा है राजस्थान में, उनके साथ आप अमालगमेट हो जाओ, आपकी सारी एसेट लाइबिलिटी उनकी बन जाएगी और अब आप मैनेजमेंट से हट जाओ, बाहर जाओ और वो संभालेंगे। तो जब भी कंपनी को अमालगमेट करने का डिसीजन लिया जाएगा तो गुड फेथ में लिया जाएगा, पब्लिक इंटरेस्ट में लिया जाएगा। क्या बोला मैंने? और दो चीजें याद रखना, कैसे लिया जाएगा? समझते हो गुड फेथ का मतलब क्या होता है? अच्छे हित में, ठीक है, सद्विश्वास में, अच्छे ट्रस्ट के साथ, गुड फेथ, ठीक है। ये है सेक्शन 8 कंपनी। पढ़े? अब ये शुरू से लेकर एंड तक की बात कर ली, खुलेगी कैसे और बंद कैसे होगी, पढ़ो। अब इसमें भी नंबरिंग करते जाना क्योंकि बड़ा सेक्शन है। पहले मैं पेज नंबर 2.20 में सिर्फ पढ़ रहा हूँ, अभी टिक मत करना कुछ भी जब तक कुछ काम का ना हो। टू अंडरलाइन द पर्पस ऑफ फॉर्मेशन इज नॉट ओनली, आपका काम सिर्फ प्रॉफिट कमाने का नहीं होता, कई बार आप चैरिटेबल कंपनी का काम शुरू करते हो, कभी सोशल पर्पस के लिए भी शुरू करते हो, अच्छी बात है। टाटा फाउंडेशन शुरू करी थी, अजीम प्रेम जी ने फाउंडेशन शुरू करी थी, इन लोगों ने सबने अच्छे कॉज के लिए शुरू करी थी। इसके लिए आपको सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो अभी टिक मत करना, आप आ जाओ अगले पेज पे 2.21 पे, ठीक है। हाँ, पहले ना 2.20 में ये लाइन टिक कर लो, नीचे जो डब्बे में दे रखी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेक्शन 8 की पावर अभी ROC को दे दी है ना, और रीजनल डायरेक्टर को दे दी है। तो जब भी आएगा ना सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लो, सेंट्रल गवर्नमेंट से लो, तो मतलब आप समझ जाना या तो ROC से लो या रीजनल डायरेक्टर से, क्योंकि ये पावर अभी किसको दे दी गई है। मैं तो पहले भी बोलता हूँ कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी क्या ये सब चीज़ें, मतलब तुम खुद सोचो, मोदी जी देंगे तुम्हें लाइसेंस, हाँ ठीक है, वो देते फ्री है, वो चुनाव वाला गया अभी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें डेलीगेट कर दी जाती है, जो जहाँ लिखाई में आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट उसी एरिया में, उसी जगह पे जो एक कंसर्न अथॉरिटी होता है उनको दे देते हैं कि भाई आप उनसे परमिशन वगैरह ले लेना, ठीक है। अब आओ पॉइंट 1 मार्क करो इसको, हु कैन इशू एंड हु कैन गेट द लाइसेंस। किसको लाइसेंस मिलेगा? अंडरलाइन करो, किसको लाइसेंस मिलेगा? जो काम तो एक लिमिटेड कंपनी की तरह करेगी। किसकी तरह करेगी? लिमिटेड कंपनी की तरह। हैज इट्स ऑब्जेक्ट, और उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, रिलीजन, वेलफेयर। इंटेंट टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट और अदर इनकम इन इट्स ऑब्जेक्ट, उसे अपने ऑब्जेक्ट में ही पैसा लगाएगी। एंड प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, और अपने मेंबर्स को डिविडेंड नहीं देगी। ये 3 काम अगर आप कर रहे हो, एक तो आपका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, किसी स्पोर्ट्स को, इस हेल्थ को, एजुकेशन को क्या करना, प्रमोट करना, या फिर और दूसरा काम आप क्या करोगे, अपना सारा पैसा किस ऑब्जेक्ट में लगाओगे, अपने बिजनेस में लगाओगे? नहीं, हाँ अपने बिजनेस में ही लगाओगे, मतलब अपने ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए लगाओगे। और लास्ट, ये अपने मेंबर्स को डिविडेंड नहीं देंगे। अब मुझे एक बात का जवाब दो अपूर्व, क्या सेक्शन 8 कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो सकती है? वेरी गुड, प्रॉफिट तो कमाएगी वो। अभी सलमान खान की बीइंग ह्यूमन भी सेक्शन 8 कंपनी है, तो प्रॉफिट नहीं कमाती क्या? वो तो बहुत प्रॉफिट कमाती है, ठीक है। कपड़े वपड़े बेचना, कैप वैप सबके ऊपर टैग लग जाता है, एक बहुत अच्छा खासा ब्रांड है, लेकिन उसका पैसा 90 to 95% पैसा ट्रस्ट में और चैरिटी में जाता है, जिस पर्पस के लिए उसे खोला गया है। अब देखो इसके अंदर ये होता है कि इनकी ऑडिट बहुत अच्छे से होनी चाहिए, कि उन्होंने कह दिया सेक्शन 8 कंपनी खुल गई, क्योंकि बहुत सारे गफले सेक्शन 8 कंपनियों में ही होते हैं।
ठीक है, क्योंकि ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते ऐसा कहते हैं, तो टैक्स भी बच जाता है इनका। अब वो सारा प्रॉफिट आया, मान लो अब गफले की भी बहुत अलग अलग लेयर्स है, एक गफला तो ऊपर से ही हो जाए कि वो पैसा आ जाए और डाइवर्सिफाई होकर कहीं और चला जाए, एक वो गफला ऊपर से ना हो, उन्होंने दे तो दिया वो पैसा लेकिन अब वो नीचे जिन सेक्टर तक जाना चाहिए था वहां तक नहीं गया, इसके भी बहुत चांसेस है। ठीक है, तो वो सब चीज़ों को आज देखना पड़ता है, ऑडिट होनी पड़ती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, एक नोट डला हुआ है, नोट आप पढ़ लेना घर पे। सेकंड, रजिस्ट्रेशन आफ्टर ग्रांटिंग लाइसेंस, एक बार आपको लाइसेंस मिल गया, ठीक है, एन एप्लीकेशन शैल बी मेड टू रजिस्ट्रार, तो फिर आप रजिस्ट्रार को एक एप्लीकेशन दोगे कि भैया मैं सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस मिल चुका है, आप मेरी कंपनी को रजिस्टर कर लो। इसके बाद वाला कार्ड दो, वो फॉर्म नंबर दे रखा है, इस फॉर्म में देना है, उस फॉर्म में देना है। तीसरे पे आओ, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। आप जब सेक्शन 8 कंपनी के लिए अप्लाई करोगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने हैं। पहला, मेमोरेंडम आर्टिकल, ये तो लगेगा ही। फ्यूचर एनुअल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ 3 ईयर्स, फ्यूचर बोला है तो फ्यूचर को तुम प्रोजेक्टेड कर लो, कंपनी तो अभी खुली नहीं है ना, तो पहले का कैसे लगाऊंगा, तो प्रोजेक्टेड लगाना है। प्रोजेक्टेड मतलब अगले 3 सालों में आपके एक्सपेंडिचर क्या होंगे और अगले 3 सालों में आपकी रिसिप्ट्स क्या होंगी। ये नया आया है, पहले नहीं था ये सब। ठीक है, अगले 3 साल का प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट लगाना है आपको, और ये कोई भी सीए बना के दे देगा आपको। अब उसको आपको डिटेल ही देनी है, अब वो प्रोजेक्टेड एक्चुअल से मिले ना मिले आप क्या कर सकते हो। अब आप कह रहे हो प्रोजेक्टेड तो मैं दे दूंगा भैया, इस काम के लिए मैं शुरू कर रहा हूँ। अभी वैसे मेरा एग्जाम्पल था कि अकेडमी शुरू कर रहा हूँ, मेरे को लग रहा है अभी पहले साल में इतने बच्चे आएंगे, एक बच्चे से इतनी फीस लूँगा मैं, उसके बाद मेरा ये सिस्टम को डेवलप करने के लिए इतनी जगह लेनी पड़ेगी मेरे को, ये मेरा खर्चा होगा, ये इक्विपमेंट्स लाने पड़ेंगे, ये नेट्स लानी पड़ेंगी, ग्राउंड मेंटेनेंस और इन सब चीज़ों में खर्चा लगेगा, कोच रखने पड़ेंगे, ये सब चीज़ें, उसमें इतना खर्चा आएगा, इतनी मेरी इनकम है। ये एक प्रोजेक्टेड अगले 3 साल का बना के दे दो, लेकिन ये एक्चुअल के साथ मेल खाए ये जरूरी नहीं है, एक्चुअल तो कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एडवोकेट द्वारा होगी कि आपके मेमोरेंडम और आर्टिकल एकदम सही बने हैं और ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द एनेक्स हैव बीन मेड, सारी रिक्वायरमेंट आपने पूरी करी। अबे भैया तो ये तो मैं नॉर्मल कंपनी खोलता हूँ उसमें भी देता डिक्लेरेशन, इसमें भी दे रहा हूँ, नया कुछ भी। नया क्या है, प्रोजेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। प्रोजेक्टेड, तुम लोगों ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया है, एनपीओ बनाया है ना, ठीक है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर ना तो P&L होता है ना बैलेंस शीट होती है ना, अलग चीज़ है वो, ठीक है। उसके अपने नॉर्म से उस तरीके से ही बना के देना है, P&L बैलेंस शीट बना के नहीं देनी है। चलो फोर्थ पे आओ, फोर्थ इजी पॉइंट है ऑल्ट्रेशन। आप कभी भी मेमोरेंडम और आर्टिकल को सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से ऑल्टर कर सकते हो। क्या कर सकते हो? अगले पे आओ, फिफ्थ पॉइंट कन्वर्जन। ये एक पॉइंट रह गया अपना। आप बताओ सेक्शन 8 कंपनी प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है? कन्वर्ट हो सकती है परमिशन से, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से आप कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन याद रखना, मेरी तरफ देखो, कन्वर्जन के लिए कुछ नॉर्म्स लगाएंगे आप पे, क्योंकि अभी जैसे आज आप कन्वर्ट हो रहे हो तो अभी आपके एक्यूमुलेटेड फंड में 5 करोड़ रुपए है, अभी आप डिविडेंड नहीं दे सकते। अब आप प्राइवेट कंपनी बन गए तो डिविडेंड दे सकते हो, तो 5 करोड़ रुपए का डिविडेंड दे दोगे आप, तो आपके ऊपर पहले कंडीशन लगाई जाएगी कि ये 5 करोड़ रुपए पूरे अपने ऑब्जेक्ट पे खर्च करो, इस एक्यूमुलेटेड फंड को जीरो करो, उसके बाद अब नए सिरे से आप प्राइवेट में कन्वर्ट होना चाहो तो हो सकते हो। सर होने ही क्यों देना है प्राइवेट में कन्वर्ट? नहीं, आपके हिसाब से नहीं बोल रहा हूं मैं, आपको तो होना है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों परमिशन दे रही है आपको प्राइवेट और पब्लिक में कन्वर्ट करने की? एक पॉइंट इसने बोला कि कंपनी बहुत कमा रही है लेकिन वो सेक्शन 8 कंपनी तो अपन उससे टैक्स नहीं ले पा रहे, इसलिए कन्वर्ट कर दो। तो आप सीओ मोटो थोड़ी कन्वर्ट कर रहे हो, मैं करवा रहा हूँ कन्वर्ट, तो मतलब मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि मैं टैक्स नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए अब कन्वर्ट करा देता हूँ ताकि मैं टैक्स दे दूँ। तो बहुत बुरा लग रहा है दिल से कि मैं टैक्स क्यों नहीं दे पा रहा हूँ, इतना कमाता हूँ। बहुत प्रमोट हो गया तुम्हारी स्टेज पूरे हर जगह, इतना एजुकेशन है, इतना एजुकेशन, ये क्या करेंगे हम? ठीक है, मैंने एप्लीकेशन दी इसीलिए कर दी बस, और कोई कारण नहीं। ठीक है, देखो, हाँ भाई बोलो। ठीक है, काम बड़ा करना है उन लोगों को, ये तो आप अपने हिसाब से बता रहे हो।
अपने हिसाब से तो मेरे बहुत सारे कारण होंगे, मैं तो दे ही रहा हूँ ना कन्वर्ट करने के लिए। मैं ये कह रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट आपको एप्लीकेशन को अप्रूव क्यों कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल से होगा ये, क्यों कर रही है? तो सिंपल सा लॉजिक है, आप खुद से ही गए थे सेक्शन 8 कंपनी बोलने, हमने तो बोला नहीं था कि आप सेक्शन 8 खोलो, अब आप खुद से ही हटना चाह रहे हो, तो मना करने वाले कौन होते हैं? उनको बनने का लाइसेंस भी आपको उन्होंने दिया था, हटने का भी वही दे रहे हैं। तो आप जब हटना चाहो हट सकते हो, ये कोई गले की हड्डी नहीं है कि आपको हमेशा, क्योंकि जो भी वेलफेयर आप करते हो वो दिल से और अपनी इच्छा से होता है, वेलफेयर करने के लिए किसी को कोई फोर्स नहीं किया जाता। तो आपको ये नहीं बोलेंगे इतना बढ़िया तो कर रहे हो, इतनी बढ़िया अकेडमी चला रहे हो, बच्चे करो ना इतना बढ़िया काम और करो आगे, क्यों कन्वर्ट कर रहे हो? मर्जी, करना था जितने टाइम करा। तो वो लोग रोकने के लिए कभी भी आपको बाउंड नहीं करेंगे, लेकिन आप रहकर भी अगर नॉर्म्स फॉलो नहीं करोगे तो वो डंडा करेंगे। आपको कन्वर्ट होना हो जाओ, आप जब कन्वर्ट होना हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ो, कंपनी को पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, नंबर 1, एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना है नोटिस में कि हम कन्वर्ट क्यों हो रहे हैं, ये मेंबर को देना है नोटिस। रीजनल डायरेक्टर को एक एप्लीकेशन देनी है, ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी के साथ, और आपको कुछ ये नोटिस अटैच द प्रूफ ऑफ सर्विंग नोटिस, मतलब आपने जो नोटिस दिया है उसका एक प्रूफ भी देना है आपको, और इन लोगों को भी देना है, इनकम टैक्स को, अगर वो 12AA का सर्टिफिकेट ले रखा था तो, क्योंकि अब टैक्स लगेगा आपके ऊपर। फिर चैरिटी कमिश्नर को, चीफ सेक्रेटरी को, ये जितने नाम याद रहे रख लेना आप, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इन लोगों को भी आपको नोटिस की कॉपी भेजनी है। फिर आगे आओ, जो नोटिस आपने रीजनल डायरेक्टर को फाइल किया वो रजिस्ट्रार को भी फाइल करना है आपको, शेल ऑल्सो फाइल विद रजिस्ट्रार। फिर कंपनी शेल विद इन अ वीक फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन एक पब्लिक नोटिस देगी कि भैया अब से हम लोग रीजनल डायरेक्टर को नोटिस देकर हम लोग अब पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी बन चुके हैं। ये नोटिस आपको एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में देना है और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में देना है। वर्नाकुलर न्यूज़पेपर मतलब जो रीजनल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर होते हैं, जैसे अभी राजस्थान में हूँ तो यहाँ पे राजस्थान पत्रिका हो गया, पंजाब में हूँ पंजाब केसरी हो गया, ऐसे। इसी तरीके से तमिलनाडु में हूँ तो वहाँ तमिल में कोई भी न्यूज़पेपर चलता हो, ठीक है। केरला में हूँ तो वहाँ पे क्या चलती है, वो मलयालम, तो मलयालम में जो भी न्यूज़पेपर चलता हो वो सब, ठीक है। आंध्रा में हूँ तो तेलुगु में जो भी न्यूज़पेपर चलता हो, ऐसा वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में देना है एक आपका रीजनल लैंग्वेज में, और एक इंग्लिश में देना है, ठीक है। और कंपनी की वेबसाइट पे भी डालना है आपको। ये कन्वर्जन का प्रोसेस थोड़ा लंबा है तो अच्छे से याद रखना इसको, ठीक है। पहले पॉइंट में क्या बताया आपको कन्वर्जन में, ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना। मेंबर से तो पूछना पड़ेगा ना पहले, ठीक है, कि हम लोग कन्वर्ट होना चाहते हैं। याद रखना ये जो कंपनी है ये नाम क्या कि प्राइवेट पब्लिक नहीं लगा रही है, लेकिन ये काम पब्लिक की तरह कर रही है, इसके ऊपर प्रोविजन पब्लिक कंपनी के लगते हैं। तो एज अ प्राइवेट कंपनी आप एनजीओ मतलब ये सेक्शन 8 कंपनी नहीं खोल सकते। आप अंदर से तो याद रखना कि आप हो कौन, पब्लिक। नॉर्म्स आप पे लिमिटेड कंपनी पे लगेंगे। चलो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना है नोटिस में। नोटिस मतलब अभी मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगा कि मीटिंग का नोटिस देना होता है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होता है, ये सब आगे आएगा। तो मीटिंग के नोटिस में आपको देना है कि भैया हम लोग प्राइवेट से, अरे हम लोग सेक्शन 8 से कन्वर्ट क्यों होना चाहते हैं। थर्ड, आपको रीजनल डायरेक्टर की एप्लीकेशन परमिशन लेनी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको इनकम टैक्स के ऑफिसर को, चैरिटी ऑफिसर को, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को, इनको भी नोटिस की एक कॉपी भेजनी है कि मैं कन्वर्ट होना। एक नोटिस की कॉपी आपको आरओसी को भी भेजनी है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को। फिर जैसे ही आपकी कंपनी कन्वर्ट हो, उसका नोटिस आ जाए तो वो आपको एक न्यूज़पेपर में देना है ऐड। कौन से न्यूज़पेपर में? एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर, और कंपनी की वेबसाइट है तो उस वेबसाइट पे भी डालना है, ठीक है। नेक्स्ट, आपको कन्वर्जन तभी किया जाएगा जब आपने कुछ पुराने फाइनेंशियल ईयर के सारे एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल किए हैं। मतलब डिफॉल्टर कंपनी को कन्वर्ट नहीं करने दिया जाएगा। जिन्होंने अगर पुराने सालों में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किए, उनको कन्वर्जन का अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो द कंपनी शुड हैव फाइल्ड ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न अप टू द फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग द सबमिशन। मतलब जैसे अगर आप आज एप्लीकेशन दे रहे हो तो आज के पहले जितने भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, 3 साल के, 4 साल के, आज से पहले जितने भी आपने सब डॉक्यूमेंट बराबर फाइल किए हो तो ही आपको कन्वर्जन किया। हाँ, अबे पिक्चर अपन रखते अपने पास प्रिजर्व 8 साल का करते डॉक्यूमेंट, फाइल तो हर साल करते हैं।
मैंने इस साल 2021 में एक P&L बनाया, फाइल कर दिया, 2020 में बनाया, फाइल कर दिया, अब 2012 में बनाया था वो भी फाइल किया होगा। अब वो 12 का मुझे 8 साल तक मतलब 2020 तक प्रिजर्व करना है मेरे पास, फाइल तो हर साल करना है। तो आपने अगर फाइल नहीं किया है तो आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। प्रिजर्व करने की थोड़ी बात कर रहा है, फाइल की बात कर रहा है। समझे दोनों में फ़र्क? हाँ क्या समझे बताओ, क्या समझे? तो यहाँ किसकी बात हो रही है? फाइल करने की। आपने प्रीसीडिंग ईयर में सब बराबर फाइल किया हो, प्रिजर्व तो आपको 8 साल तक करना है, ठीक है। सात, क्योंकि लिमिटेड कंपनी की तरह ट्रीट करते हैं ना अपन इसको, तो 7 लोग होने चाहिए। एक पब्लिक कंपनी की तरह ट्रीट करते हैं अपन इसको, तो 7 लोग होने चाहिए इसमें। अच्छा क्वेश्चन था। तो अगर मेरे को सेक्शन 8 कंपनी खोलनी है तो मेरे पास 7 लोग होने चाहिए कम से कम, तभी जाके खोल पाऊंगा, क्योंकि मैं वर्क कैसे करूंगा? एज अ लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी मतलब पब्लिक कंपनी। हाँ नहीं, इनकी लिमिटेड ही नहीं है। लिमिटेड कहाँ से होगी? इनकी लाइबिलिटी आएगी क्यों? ये तो सारा अपना पैसा अपने ऑब्जेक्ट के प्रमोट करने में लगाते हैं और मेंबर्स की तरह डिविडेंड लेते ही नहीं। तो ट्रस्टी की तरह काम करते हैं बस। किसकी तरह काम करते हैं? और इसमें जो मेंबर होते हैं वो सैलरी उठा सकते हैं। इसमें लिखी भी नहीं है बात, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि जो सेक्शन 8 कंपनी के मेंबर्स होते हैं वो अपने काम काज के लिए सैलरी उठा सकते हैं, अगर वो पूरा दिन इसी में ध्यान देते हैं तो। क्योंकि वो उनका अपना काम धंधा छोड़ के वो यहाँ काम कर रहे हैं, डिविडेंड नहीं लेंगे वो, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स में लिखकर मेमोरेंडम आर्टिकल में क्लोज डालकर एक मिनिमम सैलरी उठा सकते हैं काम करने की। चलो, अब एक बार आपने एप्लीकेशन दे दी और रीजनल डायरेक्टर ने अप्रूवल दे दिया, शैल इशू एन ऑर्डर अप्रूविंग ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज मे बी नेसेसरी। जब भी आपके ऊपर कोई कंडीशंस लगाई जाएगी या आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाएगा तो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? ठीक है। अब ये बाकी का काट दो, एक फ्रेश सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सिंपल सा है। रिवोकेशन पे आ जाओ। तो क्या प्रोसेस था? किससे लेनी है आपको अप्रूवल? रीजनल डायरेक्टर से। किससे लेनी है? लेकिन इतना आसान नहीं है। एक रीजनल डायरेक्टर से अप्रूवल लेने के लिए पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, नोटिस दिया, उसका कॉपी इनको दिया, उनको दिया, रजिस्ट्रार को दिया, फिर वहां से अप्रूवल आया, फिर वो अप्रूवल को के बाद हमारी कंपनी क्या होगी? कन्वर्ट होगी। और वो अप्रूवल देते वक्त भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हम पे इम्पोज कर सकते हो और हमारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकते हो। लेकिन वो रिजेक्ट करेंगे तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे। क्या देंगे? तो मेरी बात याद रखना, रिजेक्ट करने का मेरे हिसाब से एक ही कारण होगा कि आपके एक्यूमुलेटेड फंड में 15 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, आप कन्वर्ट हो जाओगे तो 15 करोड़ रुपए का डिविडेंड दे दोगे। तो पहले 15 करोड़ रुपए अपने ऑब्जेक्ट में यूज करो, खाली करो, पूरे नील करो उसको, और उसके बाद ही हम आपको, या ऐसी कोई घटी, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ये 15 करोड़ रुपए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डाल दो, पीएम केयर फंड में डाल दो। आपको क्यों खाने देंगे हम पैसा? इधर डाल दो या कुछ भी करो, फिर ही जाके हम आपको कन्वर्ट करने। तो आपको एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लगाई जा सकती है, बिना उसके आपको कन्वर्जन का मतलब क्लियर कट जो ऑर्डर मिलेगा ना कन्वर्जन का, वो कब मिलेगा? जब आपका फंड भी खाली होगा, आपकी कंपनी भी साफ सुथरी होगी, इरादे भी नेक होंगे, और अब आप कन्वर्ट करना चाहते हो। ठीक है, चलो रिवोकेशन मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है, एक बार टिक कर लो जल्दी जल्दी। कब रिवोक होगा? कब रिवोक होगा? पहला, व्हेन द कंपनी कॉन्ट्रावेन, अगर आपने कंडीशन को कॉन्ट्रावेन किया, या दूसरा आपके अफेयर्स पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, आपके जो अफेयर्स है वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। अब आगे आओ, एक बार आपका लाइसेंस रिवोक हो गया, ठीक है, तो आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी, ओबीएच देने के बाद क्या होगा आपका? या तो कंपनी वाइंड अप हो जाएगी और जितनी भी एक्सेस एसेट है वाइंडिंग अप पे वो किसी और कंपनी को ट्रांसफर कर दी जाएगी जिसका सिमिलर ऑब्जेक्ट हो, या फिर सोल्ड कर दी जाएगी और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड, सरकार का फंड है, उसमें डाल दी जाएगी। तो पहला क्या होगा आपका? या तो आपकी कंपनी वाइंड अप कर दी जाएगी, ये बताया मैंने, या तो क्या कर दी जाएगी? वाइंड अप करने के बाद भी आपकी एसेट बेची जाएगी, एसेट बेची जाएगी तो पैसा आएगा उससे, ठीक है। अगर वो लायबिलिटी चुकाने में खत्म हो गया तो फिर जीरो, लेकिन अगर बच गया एक्सेस इफ एनी तो उसे क्या किया जाएगा? या तो किसी और कंपनी को दे दिया जाएगा जो सिमिलर ऑब्जेक्ट में हो। जैसे मेरी एकेडमी चलती है, 3 करोड़ रुपए बचे सारी एसेट बेचकर, एक एकेडमी और चलती है वो भी बढ़िया चलती है, 3 करोड़ रुपए उनको दे दिए जाएंगे, जाओ तुम, ये भी अच्छा काम कर रहा था, तुम्हें अच्छा काम करना,
क्या फिर उनको लगेगा नहीं नहीं सारे चोर होते हैं, तो 3 करोड़ रुपए सरकार अपने फंड में डलवा देगी। उस फंड का नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड। क्या नाम है? लेकिन अगर आपकी कंपनी अच्छी चल रही है तो हो सकता है वाइंडिंग अप के ऑर्डर ना मिले, अमालमेशन के ऑर्डर मिल जाए। आगे आ जाओ। एंड कुड बी अमालमेटेड विद अनदर कंपनी हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट, जिसके सिमिलर ऑब्जेक्ट हो उसके साथ आपको अमालमेट कर दिया जाएगा। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया, अमालमेट का ऑर्डर कब मिलेगा याद रखना, ठीक है। हालांकि वही एक रूल नहीं है, एक एग्जांपल दिया मैंने तुम्हें, लेकिन ऐसे जब भी अमालमेट किया जाएगा तो ऐसे सोच समझ के अमालमेट किया जाएगा। वो जो मैंने 2 बातें बोली, गुड फेथ में, पब्लिक इंटरेस्ट में। कब किया जाएगा? पेनल्टी आप याद रखना, कोई भी पेनल्टी हुई, लास्ट टॉपिक पढ़ लो, सेक्शन 9 इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या 10 ओमिटेड है आपका, 10 नहीं है, मतलब ओमिटेड आपके कोर्स से नहीं है, सेक्शन ही वापस ले लिया सरकार ने, तो 10 की जगह 10A आया है आप, ठीक है। तो 9 सुन लो पहले, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। नहीं 10 है शायद, 11 नहीं है, 10 शायद है। इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल 10 है ना, 11 नहीं है, 11 के जगह 10A आया है। चलो पहले 9 सुन लो, लास्ट आज का 9 का क्या नाम है? इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। रोहित, मैंने LLP में भी एक ऐसा सेक्शन पढ़ाया था, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, LLP में सेम इसी नाम से बताएगा, उसमें क्या पढ़ाया था? परपेचुअल ससेशन आ जाता है, बॉडी कॉर्पोरेट बन जाता है। हाँ बोल सिद्धार्थ। एसेट होल्ड कर सकती है, एक्वायर कर सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकती है, मूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकती है, किसी पे स्यू कर सकती है, कोई उस पे स्यू कर सकता है। मतलब एक तरीके से वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह ट्रीट करेगी, वो अब अपनी एग्जिस्टेंस में आ गई। सेम वही बात यहाँ भी है। एक बार आप रजिस्टर हो गए तो सेक्शन 9 पढ़ो। फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिस दिन से आप इनकॉर्पोरेशन हुए, ऑल द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम शेल बी बॉडी कॉर्पोरेट। अब वो किस नाम से जाने जाएंगे? दे विल एक्सरसाइज ऑल द फंक्शन जो एक कंपनी एक्सरसाइज करती है। दे हैव परपेचुअल ससेशन, दे हैव पावर टू एक्वायर, होल्ड मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, दे कैन स्यू एंड दे कैन बी स्यूड। ये CPT रामायण है जो LLP में थी, वही है। आप केस कर सकते हो, आप पे कोई केस, आप मूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, बेच, इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, बेच, जो आपको करना हो कर। अब आप एक लीगल एग्जिस्टेंस में आ गए। बस इतना याद रखना, वहाँ पे पार्टनर मिलके LLP कहलाएंगे, यहाँ पे सब्सक्राइबर मिलके बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएगी। यहाँ पे ये आपके 9 तक समाप्त हुए, 3 से 9। अब कल पढ़ेंगे अपन 11 ओमिटेड है 10A और 12 रजिस्टर्ड ऑफिस का, ठीक है। धन्यवाद, बंद कर दो भाई। अच्छा मेरी बात सुन।